हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ठंड जो है काफ़ी बढ़ रही है, तो ठंडी में जो है आप लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें, गर्म चीज़ों का सेवन करें और सामान्यतः अभी घर में ही रहे। आप लोगों का जो है ऑफलाइन क्लास बंद भी हो गया होगा काफ़ी पहले ही, दिसंबर में ही लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो बहुत सावधानी बरतें जाने आने के क्रम में, और कोशिश करें कि घर में अधिक से अधिक अपना समय जो है पढ़ाई लिखाई पे दें। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। आप लोगों को पता ही होगा, जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे, कि बायोलॉजी केमिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं और फिजिक्स का ये चौथा चैप्टर है और ये लास्ट टॉपिक है चौथा चैप्टर का। विद्युत धारा का लास्ट जो है टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम लोग जो है अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? वो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, आज हम लोगों का ये टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, ये क्या होता है? उस चीज़ को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं। चलिए लगे हाथ हम लोग इस चीज़ को भी देख लेते हैं, हो सकता है कि पूछ दें। तो सामान्यतः 3 प्रभाव जो है देखा गया है, पाया गया है। विद्युत धारा के 3 प्रभाव को हम लोग आज जानेंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और तीसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये 3 प्रभाव को हम लोग जो है जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसी भी मीडियम से या किसी भी सॉल्यूशन से, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? वो उस सॉल्यूशन को तोड़ता है उसकी आयन में। किस में? उसकी आयन में। इसको कैसे समझेंगे? तो इसको ऐसे समझेंगे। चलिए ये पानी ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे पानी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसमें टर्मिनल लगा देंगे। सपोज कीजिए कि ये टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है, जिस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे। और यहाँ से इस तरह से क्या करेंगे? परिपथ बना देंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस वाटर से होके, ठीक है, क्या होगा? रन करेगा, तो इसको तोड़ेगा। किसमें? हाइड्रोजन में, और किसमें? ऑक्सीजन में तोड़ेगा। तो ये क्या है? तो ये है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी पदार्थ से, किसी विलयन से, किसी मीडियम से होके गुजरता है, तो वो उसको क्या करता है? तोड़ता है, या उसको क्या करता है? आयोनाइज करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसका इस्तेमाल किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में, चांदी के ऊपर सोने के पानी को चढ़ाने में, एक धातु को दूसरे धातु से अलग करने में, ये एक धातु को दूसरे धातु के साथ मिला के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अभी देखा। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव, है ना, ऊष्मीय प्रभाव। तो जब विद्युत धारा को किसी खास पदार्थों से, खास तत्वों से होकर गुजारा जाता है,
तो विद्युत धारा जो है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये किस में तब्दील हो जाता है? तो ये हीट में तब्दील हो जाता है, ये उष्मा में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाता है? ये उष्मा में तब्दील हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किसके रूप में होता है? तो उष्मा ऊर्जा के रूप में होता है। तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और आज से मतलब क्या तात्पर्य है? ये जो ठंडी का समय है, इसमें लोगों के घरों में क्या होता है? हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन हो गया, टेस्टर हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, ये सब के सब एप्लीकेशन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे ही काम करता है। तो जैसे ही आप सॉकेट में अपना जो है स्विच लगाते हैं इलेक्ट्रिक हीटर का और बटन को ऑन करते हैं, डैट मीन स्विच देते हैं, तो आपका हीटर क्या होता है? धीरे धीरे पूरा का पूरा हॉट हो जाता है। और हॉट होने के बाद क्या होता है? आपके रूम को क्या करता है? गर्म करता है। तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ही है। और इसी चीज़ को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और तीसरा जो हम लोगों ने अभी देखा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। जब किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ के चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई वस्तु आता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये एक तरह से चुंबक के जैसे व्यवहार करता है, चीज़ों को खींचता है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों? तो अभी हम लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या पढ़ना है? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग बिना लेट किए अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का मूल टॉपिक क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब क्या होता है? तो जब किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा जो है उष्मा में बदल जाता है, हीट में बदल जाता है। और उस हीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और वो पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो पदार्थ कहलाता है तापन अवयव। उसको कहते हैं तापन अवयव। इसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। और ये हीटिंग एलिमेंट में ही ये क्षमता होता है कि इलेक्ट्रिक को क्या करता है? हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो ये भी क्या है? ये ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने का जो क्षमता है, जो दर है, वही ऊर्जा है। अब ऊर्जा को क्या किया? शक्ति से, पावर से गुना कर दिया। जितना समय तक कार्य करेगा वही उसका क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो गया? P इंटू टी। पावर का इस्तेमाल जितने समय तक होगा वही क्या होगा? उसमें निहित ऊर्जा होगा, उसमें निहित एनर्जी होगा। तो यहाँ H लिख दिया है। तो H4 यहाँ किससे तात्पर्य है? H4 हो गया दोस्तों हीट। H4 क्या हो गया? हीट हो गया। तो हीट बराबर क्या हो गया? P इंटू टी। और पहले से हम लोग जानते हैं P बराबर क्या हो गया? IV। ठीक है, क्या हो गया? IV हो गया। और V बराबर क्या होता है? IR। R बोले तो इलेक्ट्रिक करंट और I बोले तो इलेक्ट्रिक करंट और R बोले तो रेसिस्टेंस। और जिस पदार्थ में जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो पदार्थ उतना ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि जब जाने नहीं दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को तो वो रुकेगा। जब रुकेगा तो क्या होगा? हॉट होगा, गुस्सा उत्पन्न होगा। हम लोग भी जब कभी जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो गुस्सा आता है, कोई रोक लेता है तो गुस्सा आता है। और उस क्रम में यही गुस्सा हीट उत्पन्न करता है। ठीक है। और H बराबर क्या हो गया? उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी हो गया। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? अपने इक्वेशन से क्या करेंगे? समझेंगे। जब इस चीज़ को समझ जाइएगा तो यही चीज़ ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कर लीजिएगा। तो H बराबर क्या हो गया? I² RT।
आई इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आर रेसिस्टेंस हो गया और टी टाइम हो गया, टी टाइम हो गया। ठीक है, एच का शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से पढ़ा, तो एच बराबर पढ़ा पी इंटू टी, पी इंटू टी। ठीक है, और पी क्या हो गया, तो पी यहाँ जो पावर होगा, ये पावर किस चीज़ का होगा, तो ये पावर होगा V और I का। V और I का मतलब क्या है कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये दोनों का जो गुना होगा यही क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, पावर हो जाएगा। ठीक ना, तो अब V को भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे किसमें, I और R में, क्योंकि आपको पता है विभव जो है प्रतिरोध और धारा का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो उसको उठा के यहाँ ले आएंगे। अब ये जो P है, P के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो V और I लिख सकते हैं, T तो है ही। उसके बाद फिर अब V के बदले में क्या लिख सकते हैं, वहाँ देखिए V के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, I और फिर I R और T, तो 2 बार I हो गया, 2 बार I को I स्क्वायर लिखेंगे, R और T, तो हम लोगों का H बराबर क्या हो गया, तो H बराबर हो गया I स्क्वायर R T, I स्क्वायर R T। ठीक है, ये याद रखना है। और ये क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में जो हीट उत्पन्न होगा उस हीट का फॉर्मूला होता है, उस हीट का मान होता है। देख लिया आपने, तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि ये क्रैश कोर्स है तो एक ही चीज़ पे नहीं अटके रहेंगे, सिर्फ ये याद रखना है क्या होता है H बराबर, तो I स्क्वायर R T, I स्क्वायर R T है ना। ठीक है, चलिए अब है जूल का ठीक है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। आखिर ये जेम्स प्रोकोट जूल, ये जेम्स प्रोकोट जूल कौन थे, तो ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही क्या किया था, ये नियम दिया था। ये नियम का इस्तेमाल कैसे करना है या इस नियम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आखिर क्या संबंध है। तो इस नियम के अनुसार देखिए, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी प्रतिरोध में, कोई भी प्रतिरोधक होगा, सपोज कीजिए जैसे ये है, ये प्रतिरोधक है, तो इसमें तो I आप देवे कीजिएगा ना, I बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें कितना हीट उत्पन्न होगा, तो उस चीज़ को अपने को देखना है। तो H बराबर क्या होगा, I स्क्वायर हो जाएगा, पहला नियम। मतलब प्रतिरोधक में हीट उतना उत्पन्न होगा जितना विद्युत धारा का वर्ग होगा। ठीक है, ये है। दूसरा क्या है, प्रतिरोध के समानुपाती होगा। प्रतिरोध के समानुपाती का मतलब क्या होगा, H डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा R का, किसका, R का, उस पदार्थ का अपना प्रतिरोध होगा। जितना प्रतिरोध होगा उतना ही हीट उत्पन्न करेगा, क्योंकि डायरेक्ट समानुपाती है। ठीक है, और तीसरा चीज़, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होगा। कहने का मतलब S समानुपाती होगा T का, किसका, T का। 10 मिनट तक चलाइएगा तो 10 मिनट तक ही ना हीट देगा, अब 5 मिनट चलाइएगा तो 5 मिनट हीट देगा, बंद कर दीजिएगा तो हीट देना बंद कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब इस तीनों को मिलाइएगा तो तीनों को मिलाने के बाद आपको एक चीज़ प्राप्त होगा। वो क्या प्राप्त होगा, तो पहला आपने क्या देखा, H समानुपाती है इसका, S समानुपाती है R का, S समानुपाती है किसका, T का। जब इस तीनों को मिलाएंगे, इस तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, जब इस तीनों को मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, S समानुपाती हो जाएगा इस तीनों के गुणनफल का, I स्क्वायर R T का। और आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि H बराबर I स्क्वायर R T ही होता है। यही बताया जेम्स प्रोकोट जूल ने। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इस चीज़ को समझना है। ठीक है, चलिए अब अपने मूल टॉपिक पे आते हैं, मूल चीज़ को समझते हैं। ठीक है,
अब इसका इस्तेमाल किस तरह के डिवाइस में होता है, तो इसका इस्तेमाल इस तरह के डिवाइस में होता है। इन सब चीज़ों को समझना है मेरे बच्चे, जब समझिएगा तब बेहतर कीजिएगा, ठीक है। पहला तापन प्रभाव, हीटर, प्रेस, ठीक है। प्रेस जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, आयरन जिसको कहते हैं, में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर मोबाइल में अवांछनीय होता है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कंप्यूटर गर्म हो जाए, हमारा मोबाइल गर्म हो जाए। लेकिन आप देखते हैं ना, ज़्यादा चलाते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है, कंप्यूटर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर नहीं चाहिए। इसलिए इस तरह के इक्विपमेंट्स को, डिवाइस को ऐसे जगहों पे यूज करते हैं जहाँ एसी वगैरह लगा रहे, है ना। लेकिन हीटर में, प्रेस में तो बनाया ही इसलिए गया है कि इसका प्रभाव का इस्तेमाल करें, और हम लोग इसका उपयोग करते हैं। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है और कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। ये भी हम लोगों के लिए नुकसान है। पहले क्या होता था, पहले प्रकाश कंपनी की बल्ब आती थी, प्रकाश कंपनी की इस तरह की बल्ब आती थी, है ना, और ऐसे वाली बल्ब आती थी, और यहाँ से ये निकला होता था और यहाँ फिलामेंट लगा होता था और ये नोड लगा होता था, ठीक है। जैसे ही हम लोग इस बल्ब को जलाते थे तो ये बल्ब से चारों तरफ क्या होता था, रोशनी निकलता था, है ना। लेकिन ये किससे निकलता था, ये पहले ऊष्मा में कन्वर्ट होता था, फिर ऊष्मा से क्या होता था, प्रकाश निकलता था। तो ऊष्मा में ही सारा का सारा एनर्जी, 80% एनर्जी लग जाता था और हम लोगों को 20% मिलता था। लेकिन आज जो हम लोग यूज करते हैं, एलईडी बल्ब यूज करते हैं, और एलईडी बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, 80% किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट का, और 20% ही ये गर्म होता है। तो इससे क्या होता है, एनर्जी बचता है, और हम लोग जो चीज़ चाहिए उसी रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। 100 वाट का बल्ब इसलिए नहीं जलाते थे घर में कि मेरा घर गर्म रहे, इसलिए जलाते थे कि घर में रोशनी हो। लेकिन एनर्जी किस में चला जाता था, बल्ब के गर्म होने में, और रोशनी कम मिलती थी। लेकिन अब एलईडी लाते हैं, 80% रोशनी मिलती है, 20% ही वो गर्म होता है। गर्म वो भी हम लोग नहीं चाहते हैं। तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल इस सिद्धांत पे किया जाता है, और साइंटिस्ट इसके लिए लगे हैं दिन रात। इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। जब 100 वाट का बल्ब जलता था तो हमारी आँखें स्वस्थ होती थी। अब एलईडी जलाते हैं 5 वाट का, 9 वाट का, इतनी रोशनी करती है कि आँख में अब परेशानी आने लगा है। तो ये सब भी है, इसको भी आपको समझना होगा। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट है, इसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये किसका बनता है, तो ये बनता है टंगस्टन का, ठीक है। और टंगस्टन क्या है, तो टंगस्टन मिश्र धातु है। टंगस्टन क्या है, मिश्र धातु है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये गर्म होता है, और गर्म होने के बाद प्रकाश उत्पन्न करता है, ये याद रखना है। ये उच्च ताप पर उपचयित नहीं होता, मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, पिघलता नहीं है। मान के चलिए टेम्परेचर दिए, पिघल ही गया तो बल्ब लगा नहीं पाइएगा, इतना ना बल्ब फ्यूज होगा कि बस बंद। इसका गलनांक कितना होता है, ये देखिए, 3380 डिग्री सेल्सियस। लोहा के गलनांक से भी ज़्यादा होता है, इतना हीट पहुंच ही नहीं पाएगा। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, ताकि किसी भी तरह का अभिक्रिया ना हो, नहीं तो अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, इसलिए भरा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। यहाँ आपको मोटा मोटी क्या याद रखना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका रहता है, टंगस्टन का बना रहता है, जो कि मिश्र धातु है। इसका जो है उच्च क्या होता है, गलनांक होता है, और प्रतिरोध इसमें ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो है, ठीक है, अक्रिय गैस जो है भरी जाती है, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब चलिए विद्युत शक्ति की बात करते हैं हम लोग। विद्युत शक्ति कार्य करने का जो क्षमता है
वही शक्ति है। जैसे कहते हैं ना, अरे ये बहुत पावरफुल आदमी है, इसमें बहुत पावर है, ये किसी को पीट देता है, उठा लेता है 5 क्विंटल, तो ये उसका क्षमता है। और क्षमता ही व्यक्ति का क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। विद्युत शक्ति को पावर कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। ऊर्जा को उपभुक्त होने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? VI, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में VI ही होता है, यहाँ कुछ दूसरा चीज़ तो होता नहीं है, तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर P बराबर क्या हो जाएगा? ये V देखिए, V का क्या हो जाएगा? I² R। और फिर इसको अगर चेंज करेंगे, ठीक है, I क्या होता है? I होता है V/R, तो डबल I है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ठीक है, P बराबर V² R लिख सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, जो आपको समझ में आए आप इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी ऑप्शन में जो है ये सब कुछ दे देता है, जो आपको लगे दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो पावर, परिपथ का पावर क्या होता है? उस परिपथ में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, और जो धारा है उसका गुणनफल होता है। यह धारा के वर्ग और प्रतिरोध का गुणनफल होता है, यह पोटेंशियल के वर्ग और प्रतिरोध के अनुपात होता है। जो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको कर लेना है, सीधी सी बात है, उतना आपको सोचना समझना नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सीधा समझिए आप। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को हम लोग निकालते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो P बराबर अगर VI है तो V का क्या होता है? तो V का होता है वोल्ट, और ये का क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोगों को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? VA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? VA लिखेंगे। अगर कहीं पावर 1P है तो 1 वोल्ट, ठीक है, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1P बराबर 1 VA, वोल्ट एम्पियर। समझ गए? ये याद रखना है। समझ गए? ये याद रखना है। लेकिन एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको सम्मान के लिए क्या दिया गया है? वॉट दिया गया है। इसको हम लोग वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। जो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग वॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वॉट लिखते हैं। मतलब 1 वॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। ये याद रखना है, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा। ठीक है, किलो का मतलब 1000 है, और वाट घंटा तो हम लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते ही हैं। तो देख लीजिए यहाँ SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। एक बार पुनः देख लीजिए ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या आपको ना हो ऑब्जेक्टिव में, और यह न्यूमेरिकल्स वगैरह आए तो। हालांकि न्यूमेरिकल्स तो ना के बराबर पूछता है बिहार बोर्ड में, CBSE में और IC बोर्ड में पूछता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट 1 वोल्ट 1 एम्पियर होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है? 3.6 गुना 10⁻⁻⁶ जूल, क्योंकि जूल ऊर्जा का SI मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 यूनिट कहलाता है। कहीं अगर 1 यूनिट लिखा हुआ है तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1 किलोवाट, ठीक है, आवर। ये याद रखना है, 1 किलोवाट आवर। कोई भी व्यक्ति जब 1 किलोवाट यूनिट बिजली का खर्च करेगा तब उसमें रीडिंग आ जाएगा 1 यूनिट का। कितने का? 1 यूनिट का। ठीक है, ये याद रखना है। समझ गए? ये याद रखना है। इसी को किलोवाट आवर कहते हैं। क्या कहते हैं?
किलोवाट आवर कहते हैं। तो डिजिटल मीटर में ये दिखता है, और नंबर में हम लोगों को क्या दिखता है, यूनिट दिखता है कि कितने यूनिट बिजली का खपत हम लोगों ने किया। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, ये है, ठीक है। कभी कभी 1 यूनिट बराबर भी ये लिखा रहेगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये 1 यूनिट बराबर क्या होता है, ऊर्जा होता है। समझ गए, याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना। चलिए, क्या है, निम्नलिखित का SI मात्रक लिखिए। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। विभवांतर का वोल्ट। प्रतिरोध का क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। विद्युत शक्ति, अभी आपने जस्ट पढ़ा, विद्युत शक्ति का वॉट होता है। और उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। ये याद रखिएगा, हम लोग जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर भी बनाया जाता है, बना सकते हैं। बल्ब के फिलामेंट के तत्व का नाम बताइए, तो टंगस्टन। धारा को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो आमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, आमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिरोधक के संयोजन के क्रमों का प्रकार 2 क्रम होता है, एक सीरीज में होता है और दूसरा किस में होता है, पैरेलल में होता है। पता है ना ये सब, तो बताएंगे नहीं। बल्ब का तंतु उच्च गलनांक का होता है। क्यों, क्योंकि उच्च गलनांक रहेगा तो हीट होगा तो वो गलेगा नहीं तो हीट होते ही फ्यूज के जैसे गल जाएगा और अंधेरा छा जाएगा। इसलिए उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्यूज की तार विद्युत उपकरण को कैसे बचाती है, क्यों, तो ऐसे बचाती है। ये फ्यूज है, इस तरह से इस्तेमाल होता है फ्यूज, और इसमें पतली सी तार लगी रहती है। इसका क्या सिद्धांत होता है पता आपको, रेसिस्टेंस हाई रहता है और टेम्परेचर लो रहता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ते ही वो क्या होता है, हॉट हो जाता है, और हॉट होते ही क्या होता है, टेम्परेचर उसका कम होने के कारण, गलनांक कम होने के कारण ये गल जाता है, गल के टूट जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रोक कर जाता है, और आगे का विद्युत परिपथ भंग हो जाता है, और बचा खुचा आपके घर में एप्लीकेशन सुरक्षित रहता है। तो इन सिद्धांतों का उपयोग दैनिक जीवन में डायरेक्ट होता है। फिजिक्स के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड पढ़ा रहे हैं फिजिक्स पे, ये चश्मा फिजिक्स पे, ये देख रहे हैं, ये पेन डिजिटल फिजिक्स है। जिस मोबाइल में आप देखते हैं वो फिजिक्स का देन है। तो ये सब फिजिक्स का देन है। तो मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में विद्युत धारा का औष्मीय प्रभाव, और साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, ठीक है, और उसका मात्रक। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ये हम लोगों का अगला टॉपिक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में देना है और रखना भी है, और रीडिंग कर लेना है। जितना पढ़ाएं उस चीज़ को पढ़िए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले दिन हम लोग मिलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं। जय हिंद।